हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार इस चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सिविक्स का पहला चैप्टर जो कि है, इसे हम पूरे डिटेल में आज से देखेंगे। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फंक्शंस के बारे में, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी देखेंगे जो अपने खुद को तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, पर असल में वो कंट्री डेमोक्रेटिक होती नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सीबीएसई ने नया करिकुलम निकाला है कि टर्म 1 टर्म 2, तो सबसे पहले टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर जितने भी चैप्टर आएंगे उसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम टर्म 2 के आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो सिविक्स का पहला चैप्टर है ये भी टर्म 1 का ही पार्ट है, और आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, पार्ट वाइज भी किया है और फुल चैप्टर भी बताया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का पहले डिफिनेशन देखिए। अगर आप डेमोक्रेसी के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको डेमोक्रेसी का डिफिनेशन ही नहीं पता, तो क्या पढ़ने का क्या मतलब? तो देखिए डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल आर इलेक्ट रूलर्स, या फिर डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा वर्ड इधर उधर है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स हैं वो पीपुल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, या फिर पीपुल उन्हें चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, बस थोड़ा वर्ड अलग अलग है। तो आपको जो मन वो लिख सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है, अर्थ एक ही होना चाहिए। तो आप याद कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, या फिर जो लिखा है वो याद से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इंडिया, यूएसए, ये इसमें यहाँ पर इंडिया में भी जो रूलर्स हैं उसे इलेक्ट करके चुने जाते हैं। तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए भी एक डेमोक्रेटिक ही कंट्री है, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। अब देखिए नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी तो नॉन डेमोक्रेसी उसका उल्टा होगा। तो देखिए नॉन डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल नॉट इलेक्ट द रूलर्स। नॉन डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो पीपुल हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करना ही करते हैं, वो अपने खुद नहीं चुनते हैं। वो जो रूलर्स होते हैं वो खुद ही अपने आप को रूलर्स बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं म्यांमार डिक्टेटर्स, सऊदी अरेबिया। म्यांमार में क्या हुआ है, अरे आर्मी रूल करती है। जो म्यांमार में है वहाँ पर आर्मी रूल करती है, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। पीपुल से इलेक्ट नहीं होते हैं रूलर्स, जो हैं वो पीपुल से इलेक्ट नहीं होते हैं, आर्मी खुद रूल करती है। डिक्टेटर्स नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल, और सेम प्रोसेस सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया पे मोनार्ची नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो मोनार्ची मतलब कि जो राजा वाले रहते हैं वो भी पीपुल के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। मोनार्ची चल रही है सऊदी अरबिया में भी, तो मोनार्ची का मतलब वही होता है कि राजाशाही तंत्र, जिसमें पीपुल इलेक्ट नहीं होते हैं। पीपुल का अगर इलेक्ट जिस भी कंट्री में जो रूलर्स हैं वो पीपुल से इलेक्ट हो रहे हैं, कि समझिए वो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसे डेमोक्रेटिक तरह से चलाया जा रहा है। केवल एक ही पॉइंट नहीं है कि अगर किसी कंट्री में पीपुल जो है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया। और भी बहुत सारे फंक्शन है डेमोक्रेसी के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। और देखिए ये आपको जो एग्जांपल हैं इनको भी थोड़ा याद रखना है, कि आपको पूछा जा सकता है, या फिर कोई पूछ लिया कि बता दो कि कोई एग्जाम्पल बताओ नॉन डेमोक्रेसी का जहाँ पर डेमोक्रेटिक को फॉलो नहीं किया जाए। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं, उनके आधार पर अगर वो सारे फीचर्स किसी कंट्री में अप्लाई होते हैं या फिर वो फुलफिल होते हैं तो ही उसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहला रूल्स देखिए, डेमोक्रेसी का रूल और जो ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इन दोनों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये को आपको याद तो बिल्कुल ही होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको कोई भी पूछ सकता है और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है और ये जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो देखिए पहला, और लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। और देखिए ये जो मैंने जो लिखा है ये एनसीईआरटी की बुक से है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से आंसर लिखते हैं तो टीचर और ज़्यादा खुश होता है। तो कि सबसे पहला जो पॉइंट है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल हु टेक ऑल द मेजर डिसीजन। आपको एज इट इज याद कर लेना है। देखिए क्या कर रहा है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल हु टेक ऑल द मेजर डिसीजन। वो रूलर्स जो इलेक्ट होते हैं पीपुल के द्वारा, जो पीपुल्स के द्वारा चुने जाते हैं कि आप हमारे रूलर्स हैं, वही देश के जो मेजर बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं उन्हीं को उस डिसीजन को लेने का अधिकार है। अगर ये नहीं होता है तो वो मतलब कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं, वहाँ पर जो मन वो अपने मनमानी कर रहा है।
तो देखिए पहला पॉइंट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल हु टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। वह रूलर्स जो पीपुल के द्वारा इलेक्ट होते हैं उन्हीं को मेजर्स डिसीजंस जो है वो सभी मेजर डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा फीचर है, इलेक्टर्स ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपुल टू चेंज देयर करेंट लीडर्स। इसका क्या मतलब है, जो इलेक्टर्स होते हैं, जो पहले से इलेक्टर बने रहते हैं, वो एक सभी लोगों को एक चॉइस और फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने रूलर्स को, अपने करेंट रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जो जैसे इंडिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन क्या मतलब है, मतलब कि इलेक्शन जो है इलेक्टर करवा रहे हैं कि अगर आप किसी अपने दूसरे लीडर को चुनना चाहते हैं तो आप उसे चुन सकते हैं इलेक्शन के द्वारा। अगर मुझे नहीं चुनना चाहते तो मैं हट जाऊंगा। इसका मतलब यही है, इलेक्टर्स ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल टू चेंज देयर करेंट लीडर्स। इलेक्टर्स जो होते हैं सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक मौका देते हैं कि आप अपने करेंट लीडर्स को बदल सकें। तो देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर है और 2 पॉइंट्स मैं देखिए अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस चैप्टर में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर पे ही बेस्ड होगा। जितने भी ये चारों जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जो देखिए चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के जितना भी पार्ट है उसमें जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उन्हीं पर किसी एक कंट्री का एग्जांपल लेकर बताया गया है। तो चलिए हम दूसरे फीचर्स को भी देखते हैं। आपको इन दोनों फीचर्स को याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, मैं आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा फीचर्स क्या है, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन द इक्वल बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर्स जो होते हैं वो ऑफर एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सभी पीपल को, वो कि अपने लीडर्स को, करेंट लीडर्स को बदल सकें। तो एक चीज़ और होता है कि जो फेयर अपॉर्चुनिटी और चॉइस प्रोवाइड होती है वो सबके लिए और समानता पे होती है। मतलब कि सभी पीपुल्स, ये नहीं कि आपके पास कम ज़मीन है या फिर आप दलित हैं तो आपको नहीं अधिकार है अपने वोट, मतलब अपने करंट लीडर्स को बदलने के। हम अमीर हैं या फिर हम जो भी चीज़ है हम ही केवल बदल सकते हैं। ये जो होती है ये सभी लोगों के समान अधिकार का होती है। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द ऑल पीपुल ऑन द इक्वल बेसिस। सभी पीपुल के लिए अवेलेबल होता है बराबर के समान पर, इक्वल बेसिस पर। और चौथा फीचर है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द इलेक्टेड लीडर्स हैव टू डू सम फंक्शंस एंड रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यह गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जहाँ पर जो लीडर्स होते हैं उन्हें कुछ फंक्शंस रहते हैं, उनके पास कुछ पावर रहती है कि जो मतलब जो वो सिटीजन्स के राइट में, अगर उनके पास, जैसे कि उनके पास अगर पावर आ गई है, लीडर्स हैं उनके पास अगर पावर आ गई है, तो ये नहीं कि मैं उनको जो मन वो करें। वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो पीपुल्स के, सिटीजन्स के राइट्स में होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो रूल लिखे गए हैं उस कंट्री के, उसके मुताबिक होना चाहिए। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो अपने मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आता होगा ना, संविधान के हिसाब से चलना, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल। तो ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द इलेक्टेड लीडर्स हैव टू डू सम फंक्शन एंड रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो गवर्नमेंट है, यह गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें सिटीजन्स के राइट्स में काम करना होता है, उनके मतलब कि उनके सहयोग में काम करना होता है। वो जो डिसीजंस ले वो सिटीजन्स के राइट में हो, उनसे सिटीजन्स का फ़ायदा हो, न कि कोई नुकसान हो। तो ये से 4 फंक्शंस। और अगले वीडियो में हम देखेंगे द मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अब हम जो चारों फंक्शंस पढ़े हैं डेमोक्रेसी के, इसके बेस्ड पर कुछ हमें कंट्री के एग्जाम्पल दे रहेंगे और उन्हीं के बेस्ड पर हमें एक एक फंक्शंस दिया रहेगा कि किस तरह वो इस फंक्शन का जो है वो अपने देश में इस फंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके खिलाफ करते हैं और फिर भी अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। आज हम पढ़ेंगे एक पाकिस्तान का केस से एग्जाम्पल लेकर कि जो डेमोक्रेसी का पहला फीचर है, कैसे उसे अपने देश में उसका मतलब कि उसके खिलाफ जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का एक डिफिनेशन और कुछ फीचर्स, 4 फीचर्स आपको बताए थे मैंने उनके बारे में। तो अब हम यहाँ से वही पढ़ेंगे जो उनके फीचर्स थे, उनके बारे में कि उनके जो फीचर्स हैं उनको किस तरह कंट्री में अप्लाई नहीं किया जाता है, फिर भी कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखिए, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो इसमें से हम पाकिस्तान का केस देखेंगे। तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? जनरल परवेज मुशर्रफ कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री जनरल थे। आपको याद रखना है, जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री जनरल थे और उन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्डर किया, मिलिट्री कूप जारी किया। कब? अक्टूबर 1999। देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप थे जिन्होंने मिलिट्री कूप जारी किया अक्टूबर 99। मिलिट्री कूप का क्या मतलब है? मतलब कि उन्होंने अपनी सेना को, मतलब कि जो उनके अंदर काम करते थे, अपनी सेना नहीं, मिलिट्री जनरल थे, मतलब कि उनके अंदर जो फोर्सेस थे उन्हें कहा कि जाओ देश में और सबको कंट्रोल करो। और पाकिस्तान का अपने आप को खुद ही उन्होंने अपने आप को रूलर घोषित कर लिया पाकिस्तान का 99 में, और फिर अपने आप को ही खुद ही प्रेसिडेंट भी घोषित कर लिया। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप जारी किया। कब? अक्टूबर 99 में, और फिर अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया खुद ही, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी के परमिशन के, खुद ही अपने आप ही कह दिए कि हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फिर क्या हुआ? वो 3 साल तक पाकिस्तान में रूल किए, और फिर जब उन्हें लगा कि अब मुझे अपने और जो मेरा टाइम पीरियड है उसे और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे और देर तक रूल करना है, तो मुझे और लोगों से मतलब कि इस तरह से वोटिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को वोटिंग राइट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया था, तो उन्हें कौन वोट देगा? तो उन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंडम जारी किया। रेफरेंडम कब जारी किया? 2002 में उन्होंने रेफरेंडम जारी किया, और ग्रांटिंग हिम एन एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर्स, और खुद को 5 ईयर्स तक और रूल कर सके, इसके लिए ग्रांट ले ली। अब रेफरेंडम, बात आता है कि रेफरेंडम क्या है। यहाँ पर पॉइंट आता है रेफरेंडम क्या है। रेफरेंडम का क्या मतलब है? तो देखिए, रेफरेंडम होता है वोटिंग यस आर नो। देखिए, वोटिंग वो वाला वोटिंग नहीं जो लोग जाते हैं और वोट देते हैं और उसे फिर काउंट किया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था? यस आर नो सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है, वो वाला उसे रेफरेंडम कहते हैं। उस तरह के वोटिंग को रेफरेंडम कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 2002 में एक रेफरेंडम जारी किया और लोगों से अपने 5 साल के और रूल करें, इसके लिए परमिशन, मतलब कि लोगों से वोटिंग राइट हामी करवा ली। पर उसे प्रोटेस्ट किया लोगों ने। किसने प्रोटेस्ट किया? मीडिया, वहाँ की जो थी, पाकिस्तान की मीडिया थी। उन्होंने कहा कि आपने जो रेफरेंडम जारी किया वो गलत है। आपने ज़बरदस्ती रेफरेंडम लोगों से ज़बरदस्ती, क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती वो यस का वोटिंग ले लिया, हाँ भरवा लिया। आपने जो किया है वो इलीगल तरह से किया है। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा उनके खिलाफ कि आपका जो रेफरेंडम प्रोसेस है वो बिल्कुल ही गलत है। आप अपने रूल करने के लिए लोगों को डरा धमका कर वोटिंग राइट ले रहे हैं। इस तरह से कुछ अलग अलग लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, इसका मतलब क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब कि एक ऑर्डर जारी किया कि जो उसमें क्या कहा था उन्होंने, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था उसमें उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया और उसमें अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर उन्होंने क्या किया? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। अब देखिए क्या होता था कि पहले जो नेशनल असेंबली थी और प्रोविंशियल असेंबली, ये लोग कानून को बनाते थे और कानून को चलाते थे। पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और कहा कि अब जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली और
प्रोविंशनल असेंबली पर रूल करेगी, उन्हें भी कंट्रोल करेगी, उन्हें डिसमिस कर सकती है। इस तरह का कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला दिया। और क्या एक चीज़ बदलाव लाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट। देखिए वहाँ पर पाकिस्तान में क्या था, सिविलियन कैबिनेट जो थी उनको क्या कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नीचे काम करने के लिए कहा गया कि मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनको सुपरवाइज करेगी, उनको वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी वही सिविलियन कैबिनेट को करना पड़ेगा। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मुशर्रफ थे, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनके रिश्तेदार, मिलिट्री लोग, ये लोग नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी वाले में थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, लोगों से डरा धमका कर उन्हें अपने ग्रांट के लिए, अपने कुर्सी के लिए उन्होंने वोटिंग राइट ले ली। जो नेशनल सिविलियन कैबिनेट थी उनको उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए कहा दिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग थे, आर्मी लोग थी, क्योंकि जो जनरल परवेज मुशर्रफ था वो भी मिलिट्री थे, तो मिलिट्री के जो लोग थे मतलब कि उसके सहयोगी वो सारे लोग उसमें आर्मी ही भरे थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। एक तरह से कहें कि तो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अब किसके हाथ में आ गया था, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गया था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखिए एक डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। आपको जितना भी यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे आपको याद कर लेना है, ये फीचर्स का डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का फीचर है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कहता है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो उन लोगों के द्वारा लेना चाहिए जो कि पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड हो गए। तो पर यहाँ पर क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को ही डायरेक्ट प्रेसिडेंट घोषित कर लिए। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन वहाँ पर था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देश बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि मिलिट्री जो भी जिसे मन वो भी रूल कर चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देश को डेमोक्रेटिक नहीं है फिर भी लोग इसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस एक तरह से समझे कि एग्जाम्पल है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। इस वीडियो में हम चाइना का केस देखेंगे और मेक्सिको का, जिससे देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्ट्रल नहीं होता है। मतलब कि लोगों को पूरी अच्छी तरह से जो अगर चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को अपना लीडर बनाए तो उन्हें चुन नहीं सकते हैं, चुन नहीं पाते हैं। तो कैसे नहीं चुन पाते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान के केस से एक पाकिस्तान का केस दिखाता है जिसमें जो मिलिट्री होती है वो पूरे पाकिस्तान को अंडर में कर लेती है और उस पर रूल करने लगती है, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फ्लेवर में कर लेती है। कि कॉन्स्टिट्यूशन जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के लोग कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही डेमोक्रेटिक तरह से नहीं बना रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग को लगेगा कि हाँ जो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना सही समझा। तो आज हम देखेंगे कि केस ऑफ चाइना से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जिसे लोग चाह रहे हैं उसे वो चुन नहीं पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहने का सेंस है। तो पहले हम एक केस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, केस ऑफ चाइना। चाइना में क्या हुआ था, चाइना में क्या होता है, अभी भी होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन कब होता है, 5 ईयर्स पर होता है, इलेक्शन भी 5 ईयर्स पे होता है और इलेक्ट कर गवर्नमेंट भी बनती है। तब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, क्यों इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा रहा। आखिर सब कुछ तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हो रही है, इलेक्शन हो रहा है वो भी 5 ईयर्स पर और इलेक्टिंग कर गवर्नमेंट भी बन रही है। तो आखिर यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, 5 ईयर पे भी इलेक्शन होता है और इलेक्ट कर वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। नेशनल पीपुल कांग्रेस ही पूरे चाइना पर रूल करती है, मतलब कि एक तरह से कहें कि चाइना को चलाती है। पर नेशनल पीपुल कांग्रेस का हिस्सा वही लोग बनेंगे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लिए होंगे। मतलब कि एक बात यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई दूसरा पार्टी का चाहे कि वो नेशनल पीपुल कांग्रेस में
एक नेशनल पीपल कांग्रेस का मेंबर बने और देश को मतलब कि चलाने का उसे भी मौका मिले, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं लेगा तब तक वो नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी में जाएगा ही नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट है इसमें जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन तो हो रहा है पर फ्री एंड फेयर मतलब कि लोग जिसे चाह रहे हैं उसके फ्लेवर में नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कहानी फिर से समझा देता हूँ क्या हो रहा है। चाइना में इलेक्शन भी होता है 5 ईयर पे और इलेक्ट कर गवर्नमेंट भी बनती है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस, आप सोचेंगे कांग्रेस यहाँ की इंडिया का गया क्या? नहीं, नेशनल पीपल कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं। चाइना में गवर्नमेंट भी है नेशनल पीपल कांग्रेस, पर यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल पीपल कांग्रेस के पार्ट वही लोग बनेंगे। टू बी पार्ट ऑफ इट कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आपके एनसीईआरटी बुक में एक चाइनीज नाम दिया है बहुत बड़ा, तो वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आपको उसका नाम याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत ही इधर उलट पुलट के दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम है वो, तो याद भी नहीं जल्दी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में आ रहा है कि कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक तरह से चल रही है, और फिर भी लोग लोग कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरह से चल रही है। यहाँ पर जब तक आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी नेशनल पीपल कांग्रेस में नहीं जा सकता है। इसके हिसाब से अगर कोई पार्टी, दूसरा पार्टी सोचे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और फिर नेशनल पीपल कांग्रेस का मेंबर बनेंगे और फिर हम देश के मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट पर चला सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर लोग चाहे भी उसे जिता दें तब भी वो नेशनल पीपल कांग्रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये थोड़ी ना चाहेगी कि कोई दूसरा पार्टी जो विरोधी है वो नेशनल पीपल कांग्रेस में जाए। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए कि ये नॉन डेमोक्रेटिक तरह से रूल हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए उसी तरह एक केस अब मैक्सिको का है। मैक्सिको में क्या हुआ था, मैक्सिको में रूल करती है पीआरआई पार्टी। पीआरआई मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। थोड़ा नाम उल्टा दिया है, जैसे एक जगह शॉर्ट फॉर्म में दिया हो उसे नाम उल्टा दिया है। देखिए यहाँ पर पीआरआई, तो आई से स्टार्ट कर दिया है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये लोग बहुत ही मतलब कि एक तरह से कहते हैं कि एक बहुत ही गंदे ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। पीआरआई यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। अब ये क्या ट्रिक्स यूज करते हैं? ये स्कूलों में टीचर्स को, मतलब जो लोग इसके फ्लेवर में रहते हैं, पीआरआई के फ्लेवर में रहते हैं, वो लोग बच्चों को डराने धमकाने लगते हैं, कि उनके पेरेंट्स को डराने धमकाने लगते हैं कि अगर आप पीआरआई को वोट नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे, ये कर देंगे, ट्रेन वगैरह सब कुछ भी, मतलब कि एक तरह से कहें तो ये अपने आप को जिताने के लिए थी बुरे काम करते हैं मैक्सिको में, जिससे कि ये जीत जाते हैं और हर बार लगभग यही जीत जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। और हमने डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? इलेक्टर्स ऑफर ए फेयर एंड चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल टू चेंज देयर करेंट लीडर्स। मतलब कि वो लोग खुद ऑफर करते हैं कि वो चाहे तो अपने करेंट लीडर्स को बदल सकते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार तो वही लोग जीत रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, केस ऑफ चाइना और केस ऑफ मैक्सिको? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चेंज ऑफ लॉजिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही फीचर है, थोड़ा वर्ड बदल गए हैं। आपको ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, और फीचर में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही इस तरह बेस्ड है कि वहाँ पर जब तक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जहाँ पर जो लोग पावर में हैं उन लोगों को भी आगे जब तक इलेक्शन हो तब तक उन्हें अपने पावर को लॉस करने का डर पैदा हुआ हो। तब तक अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है तब तक समझिए कि उससे कंट्री में डेमोक्रेसी है ही नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी है वो मस्ट बी बेस्ड होनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन में, जहाँ पर जो लोग पावर में हैं उन्हें भी डर हो कि कल हमारा कहीं पावर ख़त्म ना हो जाए, कहीं हम हार ना जाए। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन डेमोक्रेसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है केस और मैक्सिको में, चाइना और मैक्सिको के केस में, कि यहाँ पर लोग एक ही पार्टी या फिर एक ही जो गवर्नमेंट है वो कभी चेंज नहीं हो रही है, उसे ही जो मन वो करना। इस तरह से क्या होता है कि जो
रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो करप्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि कैसे करप्ट हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें जब लगने लगेगा कि अगर हम कोई मतलब कि चाहे देश की भलाई में काम करें चाहे ना करें, आखिर जीतना तो हमें ही है, हमें ही पूरे कंट्री पर रूल करना है, तो इस तरह से वो करप्ट भी हो सकते हैं। और एक तरह से कहें कि वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि वो देश के बारे में सोचा ना है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन चाइना और मेक्सिको में भी है। पर इस तरह से मतलब कि एक तरह देख सकते हैं कि लोग किस तरह डेमोक्रेसी को अपने देश में ना फॉलो करते हुए भी कहते हैं लोग कि हमारा देश कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जैसे तीसरा हमारा जो फीचर है कि जो फेयर एंड इलेक्ट्रल जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी पीपुल्स के इक्वल होना चाहिए। तो उसी बेस हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे द 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आज हम देखेंगे कि एक पर्सन को एक वोट बनना चाहिए और उसका एक वैल्यू भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी अगर कंट्री है तो उसमें ये सब फॉलो जरूर होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान और मेक्सिको का आपको केस बताया था जहां पर फ्री और फेयर इलेक्टर नहीं होते थे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मच हैव 1 वोट एंड ईच वोट मच हैव 1 वैल्यू। देखिए यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है, डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब कि एक कंट्री में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट के लिए जो आयु सीमा रखी जाती है, उसके बाद जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री में, एक कंट्री में, उन सभी को एक वोट मिलना चाहिए। और उस वोट का वैल्यू कम से कम एक जरूर होना चाहिए, कम से कम नहीं होना होता है। देखिए जैसे इंडिया में ही अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल के बाद आपको वोटिंग राइट मिल जाती है और वोटिंग और उस वोट का एक वैल्यू भी होता है। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मच हैव 1 वोट एंड ईच वोट मच हैव 1 वैल्यू। एक सिटीजन्स के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट का एक वैल्यू भी होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अब देखिए कुछ हम कंट्री के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सऊदी अरेबिया, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। देखिए सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 2015 तक वुमेन को, मतलब कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं थी। एक तरह से तब यहाँ देखें कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है, कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी, अब तो हो चुकी है क्योंकि 2021 है ये। और 2015 तक ये मतलब कि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं थी। तो 2015 के बाद सऊदी अरबिया में भी महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया। स्टेनिया रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट टू राइट टू वोट। अब देखिए स्टेनिया कंट्री है जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी के लोग जैसे रहते हैं, मतलब कि रसिया के लोगों जैसे रंग रूप के थोड़े उस तरह के लोग रहते हैं, उन लोगों को वोट देने में बहुत ही कठिनाई होती है। उन्हें मतलब कि एक तरह से कहें कि उन्हें मतलब कि वोट देना नहीं चाहते हैं लोग, जिसके वजह से वहाँ पर कठिनाई होती है कि तुम्हें वोट नहीं मिले। तो यहाँ पर देखें कि कंट्री एक तरह से यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक तरह से हो रही है, क्योंकि चाहे वो भले ही किसी दूसरे कंट्री का क्यों ना हो, दूसरे का रंग भेद न क्यों ना हो उसमें, पर अगर वो उस कंट्री का सिटीजन्स है, उसका सिटीजनशिप है, तो वहाँ का उसे वोटिंग राइट जरूर होना चाहिए। तो वहीं पर देखिए स्टेनिया जो कंट्री, वहाँ पर रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट दी राइट टू वोट। रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट आसानी से नहीं मिलती है। अब देखिए फिजी, इन सभी आपको कंट्री को एग्जांपल जो दिया है, इन सभी को आपको याद करना है। आपकी बुक में दिया है सब एग्जांपल्स, तो आपको याद जरूर रखना है। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे सऊदी अरबिया में कब औरतों को वोटिंग राइट मिला, स्टेनिया में किस माइनॉरिटी को नहीं मिलता। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स के। फिजी, वोट एंड इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन डेट इंडियन फिजियन। अब देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब हो रहा है, फिजी जो कंट्री है वहाँ पर जो इंडिजीनियस फिजी है उन लोगों के जो वोट है उनका वैल्यू ज़्यादा है इंडियन फिजियन से। अब देखिए इंडियन फिजियन और इंडिजीनियस फिजी का क्या मतलब है। इंडियन फिजियन मतलब कि जो इंडिया से लोग गए हैं फिजी में सेटल हुए हैं,
उन लोगों की बात कर रहा है, इंडियन फिजियन, मतलब कि हैं पहले थे वो इंडियन, लेकिन फिजियन सिटीजनशिप पाने के बाद फिजियन इंडियन फिजियन बन गए। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहले क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो लोग अपने कंट्री से अपने देश के लोगों को गुलाम बना कर ले जाते थे और अपने देश में काम करवाते थे। तो उसी तरह जो लोग वहाँ पर गए और कई लोग वहाँ पर सेटल भी हो गए या फिर और बाद में भी जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर सेटल हो गए, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो उन्हें क्या कहा जाने लगेगा, इंडियन फिजियन। अब जैसे कोई अमेरिका के आता है और इंडिया में रहने लगता है तो उसे भी हम अमेरिकन इंडियन कहेंगे, ना कि अमेरिकन फिर कहेंगे, क्योंकि अमेरिका से है फिर इंडियन भी बन गया है। तो यहाँ पर वही बात है, इंडियन फिजियन, मतलब कि इंडिया का है और वो फिजियन बन चुका है, फिजियन देश का रहने वाला निवासी बन चुका है। तो वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी। इंडिजीनियस फिजी मतलब का क्या मतलब है, इंडिजीनियस मतलब फिजी के जो मूल रूप से निवासी थे, वहाँ के पहले लोग जो पहले से थे वहाँ के, उन लोगों की बात कर रहा है। इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट एन इंडियन फिजियन, मतलब कि जो फिजी कंट्री है वहाँ पर जो इंडिजीनियस फिजी का है वोट है, उनका जो वैल्यू है वो इंडियन फिजियन के वोट से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या देखें कि अगर वो दूसरे कंट्री का है तो लोग उसे उसके वैल्यू में, वोट के वैल्यू में कम कर देना है। तो यहाँ पर देखें एक तरह से ये भी डेमोक्रेटिक तरह का रूल, डेमोक्रेटिक के रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो, अगर वो वहाँ का निवासी है या उसका सिटीजन्स है तो उसे एक वोट जरूर मिलना चाहिए। और उस वोट का वैल्यू कम से कम एक, मतलब जितना भी वहाँ पर वैल्यू इनका दिया जाता हो उतना वैल्यू जरूर होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बात है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ TAL है, थोड़ा कट गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नोट्स आप लिखेंगे तो L यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर L जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, L यहाँ पर L है, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि इन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब है, पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब कि जो एक तरह से राजनीतिक बराबरी का, मतलब कि उसमें किसी को कम या किसी को नीचा इस तरह का दिखाने की कोशिश न की जाए। सभी लोगों को एक नज़र से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, भले ही वो किसी दूसरे रंग रूप का हो या फिर उसके पास कम प्रॉपर्टी हो, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे बहुत सारे पहले लोगों को दलित कहा जाता था उनको। तो इस तरह की डेमोक्रेसी में इस तरह के जो मतलब कि मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं इस तरह के जो बुरे काम है उन लोग, वो सब नहीं होना चाहिए कि लोगों को नीचा दिखाना, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा छूट देना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि वन वोट, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू का क्या मतलब है। एक डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन है, मतलब निर्धारित आयु के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्धारित आयु के बाद जितने भी वोट मैन है या वुमेन है या कोई भी है, उनको वोटिंग राइट मिलता है और उन वोट का एक वैल्यू जरूर होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में हम आपको बताते हैं कि किन कंट्री में जैसे नहीं थे। सऊदी अरेबिया में 2015 तक औरतों को वोटिंग राइट नहीं थी। इंस्टेनिया में रशियन माइनॉरिटी जो है उन्हें बहुत ही कठिनाई से वोटिंग राइट मिलती है। फिजी जो है, वहाँ के जो फिजी कंट्री में इंडिजीनियस फिजी की जो वैल्यू होती है वोट की, वो इंडियन फिजियन से ज़्यादा होती है। तो यही बात है। और यहाँ पर देखिए इसका एक तरह से फीचर्स भी देख लीजिए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दें। और देखिए मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिख कर दिया हूँ, तो कुछ तो मेहनत लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। और मैं बहुत ही मेहनत करता हूं आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वन वोट वन वैल्यू एंड ईच वैल्यू हैज, मतलब कि वही वन वोट वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो हमने देखा था कि किस तरह एक कंट्री में जो एडल्ट सिटीजन्स है उनको एक वोटिंग राइट होनी चाहिए और उस वोट का कम से कम एक वैल्यू जरूर होना चाहिए। और कई कंट्री के एग्जांपल भी देखे थे जहां पर लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, मतलब कि
जो लॉ बना होता है कंट्री के, देखिए हर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। इंडिया का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो लीडर्स हैं उनको या रूलर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से रूल करना चाहिए, और जो काम करें वो सिटीजन्स के राइट्स में, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, सिटीजन्स का रिस्पेक्ट करें और उनके राइट्स में, उनके मतलब कि न्याय में कार्य करें, उनके भलाई के लिए काम करें। वैसे ही हम एक केस देखेंगे, केस ऑफ जिम्बाब्वे में, जहाँ पर फिर से जहाँ पर बिल्कुल एक तरह का मतलब जैसे जिम्बाब्वे आज़ाद होता है वहाँ पर एक पार्टी रूल करने लगती है और सब कुछ अपने हिसाब से करने लगती है। तो चलिए देश शुरू करते हैं। तो केस ऑफ जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में आज़ाद हुआ था, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में आज़ाद हुआ था, और वहाँ पर जैसे जो वो आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक पार्टी रूल करने लगी। कौन थी वो? जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी जो थी, जब 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो वहाँ पर पार्टी ये रूल करने लगी, मतलब कि वहाँ पर देश को अपने अंदर में काम करने लगी, उनका हेड बन गई। रूल जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी आपको राम याद करना है। और इसके लीडर कौन थे, या फिर कहें कि इसे कौन चलाता था, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। आपको ये नाम भी याद रखना है। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे या फिर इसे चलाते थे। और ये पार्टी क्या करती थी, जिम्बाब्वे पर आज़ादी के बाद रूल कर रही थी। और ये पार्टी क्या कर रही थी, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये बहुत सारे ऐसे काम का, ऐसे उपाय का यूज करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दी अपने फ्लेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया कि देखिए अगर कोई देश है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं काम करेगा तो लोग उसको कहने लगेंगे कि ये देश अनडेमोक्रेटिक है, और कई देश भी ऐसे उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसे चल रहा है। तो ऐसे ही और इतना भी नहीं छूट होना चाहिए कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें। पर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन इस फ्लेवर। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड। अब क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी है, जाहिर सी बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने फ्लेवर में कर लेगा तो उसको जो मन करेगा वो करेगा। तो अपोजिशन पार्टी को कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि वो फिर से पावर में आए, और जो वर्कर्स हैं वो भी हरेस्ड हो जाएंगे कि मतलब किस तरह ये सब जो मन कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे ही जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ 1918 में, जानू पीएफ पार्टी रूल करने लगी। उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, और वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में मतलब कि बदल दिए। अपोजिशन पार्टी और वर्कर्स सब लोग हरेस्ट हो गए थे। प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बदला था उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए थे, जैसे कि प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर इलीगल, मतलब कि अगर कोई जानू पीएफ पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो वो इलीगल माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो आपको इन सब पॉइंट को याद रखना है कि क्या किया गया था, जानू पीएफ ने क्या किया, और अपने मतलब कि अपने फ्लेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए या फिर अपने जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, जिस देश में टेलीविज़न, रेडियो, मीडिया इन सब पर अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो देश कभी भी डेमोक्रेटिक कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि टेलीविज़न, रेडियो और मीडिया ये लोग ही देश को एक तरह से कहते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो वो लोग पहले सबसे पहले खड़ा होते हैं कि हाँ ये गलत बात है और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो उसको अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए इन सब का टेलीकास्ट कर देते हैं। तो इन सब के अगर इन्हीं सब पे कंट्रोल होने लगेगा तो किसी भी कंट्री का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब अगर रूलर्स जो है वो अच्छा चाहेगा देश के भलाई के लिए तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहेगा कि केवल मैं राज करूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब टेलीविज़न और रेडियो पर कंट्रोल होने लगेंगे, मीडिया पर, तो वो कभी भी प्रोटेस्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही सब प्रोटेस्ट होता है। जो भी गलतियां होती हैं लोग रेडियो टेलीविज़न में दिखाते हैं, जिसके बाद लोगों को भी जागृत होते हैं, इसी तरह से कुछ होने लगता है। तो जब इन्हीं पर कंट्रोल हो जाएगा, इन्हें
अपने फ्लेवर में कर दिया जाएगा कि केवल तुम हमारे अच्छे कर्मों का मतलब कि न्यूज़ दिखाओ, तुम हमारे जो भी वैसे काम है उन पर उनका न्यूज़ मत दिखाओ। तो इस तरह से बहुत ही देश को कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही नीचे तरह चलने लगेगा, बहुत ही उसकी आर्थिक और जो भी कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। टेलीविज़न एंड रेडियो और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे। तो गवर्नमेंट कौन था? जानू पीएफ पार्टी। गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वही रूल कर रहा है तो वही गवर्नमेंट है। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी मैंने आपको बताया था, जुडिशरी जो होता है वो होता है जज के, जो मतलब कि एक तरह से कोर्ट वाले लोग, कोर्ट के जितने भी लोग होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर तो आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ा ही था कि किस तरह फ्रांस में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जुडिशरी जो होते हैं वो कोर्ट वाले, जो कोर्ट वाला जो हमारा कोर्ट वाला जो सिस्टम होता है उसे हम जुडिशरी कहते हैं, जो मतलब कि रूल को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं। तो जुडिशरी को भी इग्नोर किया जाने लगा कि उनके भी कोई भी आदेश को नहीं माना जाता था। उन्हें जो भी जैसे मन करता था, वो जानू पीएफ पार्टी जैसे मन करती थी वो उससे देश को चला रही थी। तो व्हाट वी हैव लर्न, यहाँ पर हमें क्या मतलब कि देख रहे हैं कि क्या देखने को मिल रहा है? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, मतलब कि अगर सारे पावर्स या फिर जो भी है अगर एक ही आदमी के हाथ में आ जाए तो वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है। और वही बात हुआ है जिम्बाब्वे में जो भी अब तो देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है जानू पीएफ पार्टी में, तो अब उसे कोई बात की फिक्र है नहीं। वो जिस तरह के काम करेगा आखिर बाद में बार बार उसे ही जीतना है। तो उस तरह से वो अगर नहीं देश के लिए चाहेगा तो भी वो बार बार जीतेगा, तो इसलिए केवल पैसा लेकर बैठा रहेगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन जिम्बाब्वे में बन गए थे। तो यहाँ से हमें एक और फीचर जो है उसका पता चला है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यहाँ पर लो लिखा है, लॉ आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉ LAY है, LAW है, लॉ। तो देखिए क्या हो रहा है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो क्या कर रहा है? एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से उनके जो लिमिट्स हैं उसी के अंदर में काम करना चाहिए, और जो डिसीजंस ले वो पीपुल्स के राइट में होने चाहिए, सिटीजन्स के विकास में होने चाहिए, सिटीजन्स के भलाई में होने चाहिए, ना कि उन्हें रास्ते पर लाने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चारों जो हमारा फीचर्स है उस पर हमने एक कंट्री के एग्जांपल्स देख लिए, एक कंट्री नहीं बहुत ही एग्जांपल्स देख लिए। तो अब हमारा जो एग्जांपल्स वाला व्हाट इज डेमोक्रेसी पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार मैं आपको फिर से अगर बताना चाहूँ तो जो जानू पीएफ पार्टी थी वो जिम्बाब्वे पर रूल कर रही थी 1918 के बाद, और वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दी थी अपने फ्लेवर में, प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, टेलीविज़न रेडियो मीडिया सब पर कंट्रोल कर लिया था, जुडिशरी को भी इग्नोर किया जा रहा था। और इस तरह से जो कंट्री था वो बहुत ही मतलब कि अनडेमोक्रेटिक तरह से चल रही थी। और यहीं पर हमें एक फीचर्स भी पता चलता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आधार पर जो लिमिट सेट है उसके अंदर ही काम करना चाहिए और सिटीजन्स के भलाई में काम करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वाई डेमोक्रेसी का पार्ट जो है एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी ये पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी ये पूरा जो हमारा था जो पहला चैप्टर है सिविक्स का उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए एग्जाम में आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एक्सप्लेन या फिर डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन, तो आपको आंसर एक ही लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है
लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू इंस्टेंटिबिलिटी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डेमोक्रेसी होता है मतलब कि डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जिससे वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है, कोई भी स्टेबल नहीं होता है। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्टर्स पीपल से इलेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हर 5 साल भी मतलब जितने भी साल पर कंट्री में इलेक्शन होते हैं उसके बाद इलेक्टर्स जो है, रूलर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, जिसके बाद जैसे जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी को लीड होता है। मतलब कि इंस्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबल नहीं रहता। अगर कोई एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है तो कोई बात रहता, अगर कोई आज कुछ दूसरा करेगा फिर कोई कल दूसरा आएगा तो वो दूसरा काम करेगा, दूसरे तरह से काम करेगा, तो इस तरह से इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में। दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरलिटी। जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर जो पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होती है, और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि करप्ट हो सकता है। देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंपटीशन तो बढ़ती है, और पावर का खेल है। मतलब जिसके पास जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो लोग पैसों से खर्च कर कर कितने लोग वोटिंग खरीद लेते हैं, तो इस तरह का पावर प्ले। नो स्कोप फॉर मोरलिटी का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है, क्योंकि जब देखिए लोग पैसे खर्च करने लगते हैं कि हम कैसे भी जीत जाएं, हम लोगों को पैसे खर्च कर उनको देंगे, लालच देंगे, जिसकी वजह से वो हमें वोट देंगे। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग पैसे दिए रहते हैं वे लोग फिर जब जीतने के बाद सोचते हैं कि सबसे पहले मैंने जो पैसे खर्च किए हैं उसकी भरपाई कर लूँ। इस तरह से कुछ मतलब कि लोगों के मन में लालच पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो देश के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से बहुत सारे करप्शन आ जाते हैं देश में, और जिसकी वजह से मोरलिटी जो है उसका कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा, सो मैनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिले। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक लोग कोई भी डिसीजंस लेकर उसे देश पर लागू नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, जितने भी लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, सभी लोग से उस पर विचार कर कर एक संगठित डिसीजंस लेते हैं, एक सबसे अच्छा डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ तो टाइम लगता है, और इसकी वजह से बहुत डिले भी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे हम एडवांटेज के रूप में भी याद करेंगे या यूज करेंगे। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिले। बहुत लोगों की एक साथ कंसल्टेशन के वजह से डिले होता है, ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डिसीजंस के आने में। चौथा पॉइंट क्या हमारा, इलेक्टर्स लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लीड टू द बैड डिसीजंस। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आज कोई MLA है, और वो तो अच्छा है, उसे नॉलेज है कि कैसे देश में काम करना है, कैसे देश को विकास कराना है, पर कुछ दिन बाद उसका कोई घर का ही उसके रिश्तेदार आते हैं जिसको नहीं पता कि कैसे राजनीति क्या होती है, उसे कैसे चलाया जाता है, देश को कैसे चलाया जाता है, और उसका जो MLA है उसका मालो पिता है, तो वो अगर जब वो उसके पावर की वजह से वो MLA बन जाता है, क्योंकि अगर कोई MLA है तो वो चाहेगा कि हमारे घर वाले भी और आएँ, और हमारे मतलब कि हमारे फैमिली में और भी लोग MLA बने थे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है, तो पर वो भी MLA बन जाता है पावर की वजह से। जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट, वो तो नहीं जानता है कि देश को कैसे चलाया जाता है, जिसकी वजह से डिसीजंस कई बार बहुत ही ख़राब डिसीजन आ जाती हैं, और इसकी वजह से देश में बहुत सारे कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे तो कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। अब देखिए क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी करप्शन को बहुत ही ज़्यादा लीड करती है, और ये तय करता है कि कितना कंपटीशन है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा लोग उतना ही ज़्यादा घूस देंगे कि तुम हमें वोट दो। फिर या फिर कोई काम करवाना होगा, अगर वो कोई नहीं करना चाहेगा तो फिर दूसरा कहेगा कि तुम हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन का बहुत ही बड़ा कारण है, और जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही संकट में आ जाती है। लोग देश के बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं। फिर है, ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग।
यहाँ के कह रहा है जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, साधारण पीपल, जो गरीब लोग होते हैं, जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि किन्हें हमें वोट देना चाहिए, किन्हें जिताना चाहिए और कौन हमारे लिए सही होगा, जिसकी वजह से कई बार बहुत ही गलत डिसीजंस भी आ जाते हैं, कोई दूसरा जीत जाता है, जिसकी वजह से देश के विकास में अड़चन पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कई बार वो उनको लालच के बहकावे में, पैसों के बहकावे में उनसे बहुत ही गलत वोटिंग ले लिया जाता है, पर उन्हें नहीं समझ में तो पता रहता है कि क्या उनके लिए सही है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको बता देता हूँ, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको एज इट इज रट्टा मार लेना है कहिए तो, और नहीं तो आप अपने से ही आंसर को समझ कर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी का पहले मतलब समझिए क्या है। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब होता है एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, चाहे पूछ दे कि व्हाट इज़ द आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बताया था, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बताया, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। और इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूँ लगभग। ये हमारा लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, एक टॉपिक और है वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले जो हमारा चैप्टर है उसके नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस देखने के लिए हम एक कहानी से रिलेट करेंगे इसको। तो देखिए, एक फैमाइन आया था, फैमाइन 1958 से 1961। फैमाइन का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। फैमाइन का मतलब होता है भूख हड़ताल, सूखा पड़ने लगना, खानों की कमी होने लगना, मतलब कि सूखा पड़ गया या फिर कोई ड्रॉट आ गया। मतलब कि जो देश में है वो जो एशिया है, एशिया में आया था फैमाइन। पहले आपको ये याद कर रखिए, फैमाइन जो है वो एशिया में आया था। आप अपने बाबा या दादा से पूछिएगा, आपको ज़रूर बताएंगे। जो फैमाइन आया था एशिया में, चाइना और इंडिया के बीच में ज़्यादा इसका प्रभाव, मतलब कि चाइना के और इंडिया में ही आया था, एशिया के कॉन्टिनेंट्स में। तो फैमाइन जो आया था उसकी वजह से चाइना और इंडिया में, अगर चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत सारे पीपल मर गए थे फेमाइन की वजह से, पर इंडिया में उसके चाइना के मुकाबले बहुत ही कम पीपल की मृत्यु हुई थी। स्मॉल अमाउंट ऑफ द पीपल डेड एज टू चाइना। चाइना के मुकाबले इंडिया में कम पीपल्स की मृत्यु हुई थी। अब इसका कारण क्या था? आखिर आया तो दोनों में सेम उसका प्रभाव था कि दोनों में बराबर ही फेमाइन का जो है फेमाइन का बराबर ही असर पड़ा था। तो इसका क्या कारण था कि चाइना में ज़्यादा पड़ा और इंडिया में कम पड़ा? तो देखिए, जो डेमोक्रेटिक होती है, क्योंकि देखिए इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी थी। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, पर चाइना में क्या था, चाइना में वहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस पीपल नेशनल कांग्रेस है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो केवल कभी बदलती नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नेशनल पीपल कांग्रेस का पार्ट होने के लिए किसी भी मेंबर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होता है। इसका मतलब कि वहाँ पर चाइना में कभी भी गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है। तो जब गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तो वो सोचेगी चाहे हम देश की भलाई में मतलब चाहे हम लोगों को ध्यान दें चाहे ना, आखिर जीतना तो मुझे ये। पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिया में क्या हुआ था, लोग सोचते थे कि जो रूलर्स थे वहाँ पर लीडर्स थे, वो सोच रहे थे कि अगर आज हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो अगली बार जब इलेक्शन होगा तब लोग हमें वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से लोगों ने पीपल का मतलब लोगों का साथ दिया। अगर वो चाहते तो वो आराम से व्यतीत कर सकते थे जीवन, क्योंकि उनके पास पैसा था, अमीर था, वो खाना खरीद सकते थे। पर उन्होंने क्या किया कि पीपुल्स का साथ दिया। तो यही कारण था कि इंडिया में चाइना के मुकाबले कम लोगों की मृत्यु हुई। तो देखिए, इसका डेमोक्रेसी का एडवांटेजेस क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो ये डेमोक्रेसी का, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन
अदर गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल। देखिए यहाँ पर कनेक्ट क्या क्या कोशिश कर रहा है कि यही बात मैंने बताई कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सभी प्रकार के गवर्नमेंट से अच्छी होती है, चाहे वो राजाशाही तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र तो डेमोक्रेटिक होती है, राजाशाही तंत्र हो, चाहे वो तानाशाह तंत्र हो, तानाशाह हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो के उन सभी से अच्छी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोर अकाउंटेबल होती है, लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक में कंपटीशन बहुत होते हैं और कंपटीशन वजह के करप्शन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सब आपको डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस में लिखना है। देखिए किसी भी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वही बात है। यहाँ पर मोर अकाउंटेबल भी होता है। कॉन्सुलेशन एंड डिस्कशन, नो रश, इरिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस, क्वालिटी डिसीजंस। तब देखिए यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंसुलेशन और डिस्कशन की वजह से, जैसे डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही लंबे समय तक लोग डिस्कशन करते हैं हर लोगों से, जो भी मतलब कि जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सबसे विचार लेकर व्यक्त कर कर एक फाइनल डिसीजंस लिया जाता है, जिसकी वजह से कोई क्वालिटी डिसीजंस की क्वालिटी डिसीजंस ज़्यादा आते हैं। मतलब कि लोग देश के भलाई में ज़्यादा डिसीजंस आते हैं। लोग ये नहीं कि कोई भी जो मन वो डिसीजंस ले ले और उसे देश पर लागू कर दे, ऐसा नहीं। वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, बहुत लोगों का मत लिया जाता है, उनको उनका विचार व्यक्त करके उन पर एक फाइनल डिसीजंस लिया जाता है, जिसकी वजह से कंसुलेशन और डिस्कशन की वजह से डेमोक्रेसी में क्वालिटी डिसीजंस ज़्यादा होती हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो होता है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है कि आप जो आपके कंट्री में डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो कमियां हैं, उसे दूर कर सकें, उनसे साथ डील कर सकें। जैसे कंट्री में क्या होता है, जैसे बहुत सारे हमारे देश में कंट्री में क्या था पहले कि लोग एक दूसरे को ऐसे नज़र से देखते थे कि तुम्हारे पास कम प्रॉपर्टी है, तुम काले हो, तुम इससे हो, तुमको मैं अगले वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में दिखाऊंगा कि साउथ अफ्रीका की कहानी की कैसे वहाँ पर रंग भेद से वहाँ पर होता था। तो वही सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो देखिए डेमोक्रेसी की वजह से आप क्या हो सकता है कि डेमोक्रेसी की वजह से आप अपने देश के अंदर के डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं, लोगों में प्रेम बांट सकते हैं। कि अगर देखिए डेमोक्रेसी की वजह से लोगों में जब इक्वलिटी आएगी तो लोग एक दूसरे को ऊंचे नीचे नज़र से नहीं देखेंगे, सबको लगेगा कि हाँ आज हम सबको बराबरी का न्याय मिलता है, सबको बराबर की नज़र से देखा जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी की वजह से जो पॉलिटिकली समाज में पॉलिटिकली इक्वलिटी आती है। लोगों को लगता है कि हाँ उनके, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, लोगों को लगता है कि हाँ हमारे साथ बराबरी का स्वभाव किया जा रहा है, हमें भी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, और लोगों को रिस्पेक्ट मिलते हैं, लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट मिलते हैं, लोगों को सम्मान किया जाता है, लोगों के विचारों का सम्मान किया जाता है, उनके विचार पर गौर किया जाता है। इस तरह के डेमोक्रेसी में होते हैं, यानी कि सिटीजन्स के भलाई में काम किया जाता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी, आप देखिए डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स आउन मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो डेमोक्रेसी होता है सबसे बेटर गवर्नमेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें अपने गलतियों का सुधार करने का एक मौका देता है। जैसे कि अगर हमने किसी को आज वोट देकर उसे जिता दिया और उसने देश के भलाई में काम नहीं किया, तो हमारे पास अभी टाइम है, अगले इलेक्शन में हम उसे हटाकर अपने एक ऐसे इलेक्टर को जिता सकते हैं जो कि हमारे भलाई में काम करे। तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी एक हमें चांस देता है कि हम अपने गलतियों का सुधार कर सकें, जो हमने गलतियाँ की है दूसरे को जिताकर उसे सुधार कर सकें। तो यही था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ डेमोक्रेसी के फ़ायदे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हम लगातार वीडियोज अपलोड करते रहते हैं और धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोलूं तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। देखिए पहले हम पिछले वीडियो में तक हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स पर कुछ कंट्री के एग्जाम्पल्स भी देखे, डेमोक्रेसी का क्या डिसएडवांटेज है, डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ हमने कवर कर चुका है। लगभग इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पर पहुँच चुके हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी का एक संक्षेप में क्या अर्थ है। तो चलिए इस वीडियो को
को शुरू करते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो देखिए क्या हुआ था जब डेमोक्रेसी आई, लोगों के पूरे विश्व में लोगों को डेमोक्रेसी से मतलब कि डेमोक्रेसी को जानने लगे कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी जब आई तो रिप्रेजेंटेटिव भी लोग बनने लगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग तो इतना तो हमारे पास समय नहीं है कि हम जाएं फिर हम डिसीजंस लें जिससे और सभी लोग को इतना बैठे। तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं, वोट देकर उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे जो देश के मतलब कि देश की भलाई के लिए जो मतलब मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होता है। ये सब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं। अब इतना समय तो नहीं है कि सभी लोग जाएं। तो देखिए वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी क्यों है, क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड आर इन द डिसीजंस मेकिंग पावर। अब देखिए मैंने वही बात बताया कि इतनी बड़ी देश है, उसमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये इतना इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह पर बैठाकर वहाँ पर उनको डिस्कशन किया जाए और फाइनल डिसीजंस लिया जाए। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और डिस्कशन होता है और फाइनल डिसीजंस बनती है। पीपुल डज नॉट हैव द टाइम डिजायर आर स्किल टू टेक द डिसीजन। और सभी पीपुल्स के पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि घर चलाना है, और स्किल्स भी नहीं होता है। कितने लोगों के पास इतना मतलब कि पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें इतना समझ नहीं होता कि किसे चुनना चाहिए किसे नहीं। तो इतना लोगों के पास समय नहीं है, इतना स्किल नहीं है कि वो एक डिसीजंस ले सकें देश की भलाई के लिए, जिसकी वजह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं, जिसे हमें लगता है कि ये हमारे भलाई में काम करेगा, उसको खड़ा करते हैं और वो हमारे डिसीजंस को फाइनल डिसीजंस लेते हैं। तो देखिए अब हम एक और बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और गुड डेमोक्रेसी क्या है। इसमें डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी भी और गुड डेमोक्रेसी, तो इसमें अंतर क्या है। तो देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, कंसोलेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। मतलब क्या रहा है, कंसोलेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। वह लोग जो डिसीजंस को चाहते हैं कि यह डिसीजंस होना चाहिए, मतलब कि गलत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लंबे समय तक डिस्कशन होता है, हर लोगों से डिस्कशन किया जाता है कि ये सही है कि नहीं, और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजंस लिया जाता है। इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी पीपुल मेक इट। देखिए अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा है। नो कंट्री इज़ द परफेक्ट कंट्री, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हो शुरू से ही। डेमोक्रेसी, परफेक्ट डेमोक्रेसी कौन बनाता है, हम पीपुल। अगर हम चाहें तो एक डेमोक्रेसी बन भी सकती है और डेमोक्रेसी नहीं भी हो सकती है। मतलब कि हम चाहें तो देश को आगे बढ़ा भी सकते हैं और देश को नहीं पीछे भी गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने भलाई के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारे भलाई में काम करे, तो देश का विकास होगा। नहीं तो वो अगर अपने बारे में ही सोचने लगेगा तो देश का विकास मुश्किल है। तो ये ऐसे यहाँ पर इस टॉपिक से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है, आपको समझाते हैं। देखिए अगर आप एक छोटा सा वीडियो देखकर उससे समझ लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इस बार MCQ आएंगे तो इस बार तो हमारा मौज ही मौज है, हमें पढ़ेंगे नहीं, तभी कुछ डेट याद कर लेंगे हमें आ जाएगा। पर इस ख्याली पुलाव में मत रहिए, क्योंकि इस बार से पेपर एग्ज़ाम और भी टफ हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से समझे नहीं रहेंगे तब तक कहीं से भी MCQ आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आगे आएगा। छोटा सा वीडियो देख लेंगे जिसमें पूरे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे आपके लिए बहुत ही मतलब कि दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं सब चीज़ को डिटेल में बनाता हूँ और नोट्स भी आपको देता हूँ कि आप बाद में रिवीजन कर सके। तो नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए रहते। और अगले वीडियो से हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो सिविक्स का चैप्टर 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें उस वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो चैप्टर 2 है वो भी हमारे